नमस्कार। द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज 7 दिसंबर 2025 के कुछ ज़रूरी करंट अफेयर्स पर हम गहरी बातचीत करेंगे। और ये बातचीत खास तौर पर उन सभी के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे पास आज कई दिलचस्प खबरें हैं। पश्चिमी घाट में मिली एक शिकारी मकड़ी से लेकर अफ्रीका में बन रहे एक नए महासागर तक, और साथ ही आरबीआई की कुछ ज़रूरी आर्थिक नीतियां भी। ये भी हो सकता है कि कुछ विषय आपको जाने पहचाने लगे, जो कि रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की वजह, उनके बीच के कनेक्शंस और परीक्षा के लिहाज से जो सबसे अहम बातें हैं, उन्हें निकालना है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मिलिट्री एक्सरसाइज और स्पेस मिशन पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस जानकारी के समंदर में उतरते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसी खोज से करते हैं जो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों को मकड़ी की एक नई प्रजाति मिली है, डोलोमेडीज इंडिकस। कहा जा रहा है कि यह भारत में खोजी गई पहली फिशिंग स्पाइडर है, मतलब मछली का शिकार करने वाली मकड़ी। हाँ, ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही फैसिनेटिंग है। आमतौर पर हम मकड़ियों को जाल बुनकर इंतजार करते हुए देखते हैं, लेकिन ये प्रजाति वैसी नहीं है। ये एक एक्टिव हंटर है जो पानी में और उसके आसपास शिकार करती है। ये पानी की सतह के तनाव यानी सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करके उस पर खड़ी रहती है, और जैसे ही कोई कीड़ा या छोटी मछली पानी में हलचल पैदा करती है, ये अपने पैरों से उस कंपन को महसूस करके बिजली की तेजी से हमला कर देती है। कमाल है। मतलब ये तैर भी सकती है। मैं तो सोच रहा था कि ये पानी पर चलती कैसे होगी बिना डूबे। न सिर्फ तैर सकती है, बल्कि खतरा महसूस होने पर पानी के अंदर गोता भी लगा सकती है। इसकी बनावट भी खास है। नर मकड़े के चेहरे से पीठ तक एक बर्फ जैसी सफेद धारी होती है जो उसे अलग पहचान देती है। वहीं मादा आकार में बड़ी और हरे भूरे रंग की होती है, ताकि वो पानी के पास काई लगे पत्थरों में आसानी से छिप सके। प्रकृति का बेहतरीन कैमोफ्लेज है ये। अच्छा, तो इसका सिर्फ एक नई प्रजाति के तौर पर ही महत्व है, या इसका कोई बड़ा इकोलॉजिकल मतलब भी है? यहीं पर इसका असली महत्व छिपा है। यह मकड़ी एक संकेतक प्रजाति है, मतलब एक इंडिकेटर स्पीशीज। सोचिए, यह एक तरह से नदी के स्वास्थ्य का जिंदा जागता हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। यह सिर्फ घने जंगलों के नीचे बहने वाले ठंडे और साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है। अगर उस इलाके से ये मकड़ियां गायब होने लगे, तो यह एक खतरे की घंटी है कि उस पूरे मीठे पानी के इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ है। प्रदूषण बढ़ रहा है या पानी का तापमान बदल रहा है। ये हमें प्रकृति को समझने का एक बिल्कुल नेचुरल तरीका देती है। वाह, मतलब एक छोटी सी मकड़ी पूरे जंगल और नदी की कहानी बता सकती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। एक तरफ प्रकृति का यह खूबसूरत संतुलन है, और दूसरी तरफ हम इंसानों का बनाया हुआ असंतुलन, जो हमें मुंबई की पोवई झील की खबर पर लाता है। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। पोवई झील का मामला शहरी कुप्रबंधन का एक क्लासिक उदाहरण है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की एक समिति ने बीएमसी पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की है, क्योंकि झील में बिना ट्रीटमेंट के सीवेज का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। और ये कोई नई समस्या तो है नहीं? नहीं, ये सालों से चल रही है। इस झील के बारे में कुछ और बताइए। मुझे याद है कि ये आईआईटी बॉम्बे के पास है ना? हाँ, ये एक कृत्रिम झील है जिसे 1890 में अंग्रेजों ने पानी की सप्लाई के लिए बनाया था। इसके एक तरफ आईआईटी बॉम्बे है और दूसरी तरफ एनआईटीआई जैसे बड़े संस्थान। यहाँ तक कि इसके किनारे 10वीं सदी का एक पद्मावती देवी का मंदिर भी है। अच्छा। तो इसका ऐतिहासिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। और तो और ये एक पक्षी अभयारण्य भी है, जहाँ पेरेग्रिन फॉल्कन जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इसकी ऐसी हालत। स्रोतों में एक आंकड़ा था जो काफी चौंकाने वाला है, कि झील का 40% हिस्सा रिहायशी और औद्योगिक विकास की वजह से खत्म हो चुका है। और यही वो पॉइंट है जो इसे मेंस के उत्तर के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी बनाता है। जब भी अर्बनाइजेशन का पर्यावरण पर दबाव या सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट जैसे विषयों पर लिखने को आए, तो पोवई झील का उदाहरण देकर बताया जा सकता है कि कैसे अनियोजित विकास एक जिंदा जागते इकोसिस्टम को धीरे धीरे मार देता है। ये सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि हमारे शहरों की नीतियों का प्रतिबिंब है। हमने एक शहर के बिगड़ते इकोसिस्टम की बात की। अब पैमाने को शहर से बढ़ाकर एक पूरे महाद्वीप पर ले चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति खुद जमीन को तोड़कर कुछ नया बना रही है। एक पूरा का पूरा महासागर।
मैं इथियोपिया के अफार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये पृथ्वी पर सबसे अनोखी जगहों में से एक है। भूवैज्ञानिक रूप से ये एक ट्रिपल जंक्शन है। मतलब यहाँ 3 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स, लाल सागर, अदन की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीकी दरार एक दूसरे से दूर खींच रही हैं। दूर खिंच रही हैं। हाँ, जमीन के नीचे ये विशाल प्लेटें धीरे धीरे महाद्वीप को फाड़ रही हैं। ये कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग का एक जीता जागता लेबोरेटरी है। और शायद यही वजह है कि इसे भविष्य का महासागर कहा जा रहा है। बिल्कुल। लाखों सालों में ये दरार इतनी चौड़ी हो जाएगी कि समुद्र का पानी इसमें भर जाएगा और एक नया महासागर बन जाएगा। ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हम उसे अपनी जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते, लेकिन भूवैज्ञानिक पैमाने पर ये बहुत तेजी से हो रहा है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक सुनहरा मौका है कि वो देख सकें कि एक महासागर का जन्म कैसे होता है। इस जगह का एक और ऐतिहासिक महत्व है ना, लूसी का जीवाश्म भी तो यहीं मिला था। सही याद दिलाया आपने। लूसी, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस प्रजाति की थी और मानव विकास के अध्ययन में एक मील का पत्थर मानी जाती है, उसका 32 लाख साल पुराना जीवाश्म यहीं मिला था। तो ये जगह न सिर्फ हमें हमारे ग्रह का भविष्य दिखाती है, बल्कि हमारे अतीत की गहराइयों में भी ले जाती है। भूविज्ञान और मानव विज्ञान का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब जरा इन विशाल भूविज्ञानिक प्रक्रियाओं से हटकर अर्थव्यवस्था की दुनिया में आते हैं, जहां बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट घटाकर 5.25% कर दिया है। ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इसे सरल तरीके से समझते हैं। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज देता है। कह सकते हैं कि ये आरबीआई की तिजोरी से निकलने वाले पैसे की कीमत तय करता है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों के लिए उससे कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। और जब बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो वो हमें यानी आम लोगों को भी सस्ता लोन देंगे, जैसे होम लोन, कार लोन वगैरह। एग्जैक्टली। इसका सीधा असर हमारी ईएमआई पर पड़ता है। रियल एस्टेट जैसे सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में पैसा रखते हैं, उन्हें कम ब्याज मिलता है, क्योंकि बैंकों के पास पहले से ही सस्ता पैसा उपलब्ध है। सही बात है। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ थोड़ा गम। खबरों में एक और शब्द घूम रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओ। आरबीआई ने 1 खरब रुपए के ओएमओ खरीद की घोषणा की है। ये क्या चीज है? यह आरबीआई का एक और शक्तिशाली टूल है। इसे समझने के लिए अर्थव्यवस्था को एक बगीचा मान लीजिए और पैसे को पानी। ओएमओ आरबीआई के हाथ में मौजूद पानी का मुख्य नल है। जब आरबीआई को लगता है कि बगीचे में सूखा पड़ रहा है, यानी अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी है, तो वो सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है। 1 मिनट, जब वो खरीदता है तो सिस्टम में पैसा आता कैसे है? ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? यही सबसे आम कंफ्यूजन है। सोचिए, आरबीआई बाजार में जाता है और बैंकों से कहता है, ये लो पैसे और अपनी सरकारी प्रतिभूतियां मुझे दे दो। तो पैसा आरबीआई की तिजोरी से निकलकर बैंकों के पास आ जाता है। बैंकों के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो ज्यादा लोन दे सकते हैं। अच्छा, यानी आरबीआई नल खोलकर बगीचे में पानी डाल रहा है ताकि विकास के पौधे उग सकें। इसे तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाना कहते हैं। अच्छा, तो जब आरबीआई प्रतिभूतियां बेचता है तो वो नल बंद कर रहा है। बिल्कुल। जब आरबीआई प्रतिभूतियां बेचता है तो वो बैंकों से पैसा लेकर उन्हें कागज यानी सिक्योरिटीज दे देता है। इससे बैंकों के हाथ से पैसा निकलकर आरबीआई के पास चला जाता है। सिस्टम से पैसा सूख जाता है, यानी तरलता घट जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब महंगाई रूपी बाढ़ का खतरा हो। उस अतिरिक्त पानी को सोखना जरूरी हो जाता है। ये खरीदना बेचना ही ओएमओ है। ये एनालॉजी तो बहुत काम की है। अब ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। चलिए, अब अर्थव्यवस्था से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक वन्य जीव अपराधी को इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर पकड़ा गया। ये रेड नोटिस क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट होता है? यह भी एक बहुत आम गलतफहमी है। देखिए, रेड नोटिस कोई अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट नहीं है। ये सिर्फ एक ग्लोबल बियॉन्ड द लुकआउट अलर्ट है। इंटरपोल, जो 195 देशों का पुलिस संगठन है, अपने सदस्य देशों से अनुरोध करता है कि इस व्यक्ति पर नजर रखें और अगर वो आपके देश में मिलता है तो उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार कर लें। अच्छा, जब तक कि प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन की कानूनी प्रक्रिया पूरी न हो। मतलब ये एक अनुरोध है, आदेश नहीं।
तो क्या कोई देश इसे मानने से इनकार भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, किसी को गिरफ्तार करना है या नहीं, ये पूरी तरह से उस सदस्य देश के अपने कानून पर निर्भर करता है। भारत में सीबीआई इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी है, तो रेड नोटिस एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन ये किसी देश की संप्रभुता से ऊपर नहीं है। ये सहयोग पर आधारित एक व्यवस्था है। समझ गया। इसी से जुड़ा हुआ एक और विषय है संयुक्त सैन्य अभ्यास। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 की खबर है। यह भारत और किस देश के बीच होता है? ये भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच का वार्षिक अभ्यास है। इस बार ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। हरिमाऊ मलय भाषा में बाघ को कहते हैं। इन अभ्यासों का असल मकसद क्या होता है? सिर्फ दोस्ती बढ़ाना या कुछ और? दोस्ती और आपसी समझ तो एक हिस्सा है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य होता है इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, यानी दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के तरीकों, हथियारों और रणनीतियों को समझ सकें, ताकि जरूरत पड़ने पर संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले किसी मिशन में, खासकर काउंटर टेररिज्म जैसे ऑपरेशंस में, साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर सकें। सही है। ये रक्षा कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन खबरों में है, ओएससी, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन। इसके बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। ये है क्या? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन है, जिसके 57 सदस्य देश हैं, उत्तरी अमेरिका से लेकर यूरोप और मध्य एशिया तक। इसकी शुरुआत शीत युद्ध के दौरान हुई थी, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत का एक मंच बनाया गया था। इसका मुख्यालय वियना में है। तो क्या भारत भी इसका सदस्य है? नहीं, और यही सबसे जरूरी बात है जिसे याद रखना है। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका दायरा मुख्य रूप से यूरोप और उसके पड़ोसी क्षेत्रों तक ही सीमित है। ये संगठन हथियारों पर नियंत्रण, मानवाधिकारों की निगरानी और निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने जैसे काम करता है। ठीक है, अब जरा विज्ञान और तकनीक की दुनिया का रुख करते हैं। भारत के पहले स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसैट के एक उपकरण ने एक दशक पूरा कर लिया है। एस्ट्रोसैट को लॉन्च हुए भी काफी समय हो गया। इसकी खासियत क्या थी? एस्ट्रोसैट भारत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये हमारी पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मल्टी वेवलेंथ होना है। मल्टी वेवलेंथ मतलब? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई कॉन्सर्ट सुनने गए हो। ज्यादातर टेलीस्कोप या तो सिर्फ ड्रम सुन सकते हैं, या सिर्फ गिटार, या सिर्फ वोकल्स। लेकिन एस्ट्रोसैट एक साथ ड्रम्स, गिटार, वोकल्स और बाकी सब कुछ सुन सकता है। यह ब्रह्मांड की किसी घटना, जैसे किसी ब्लैक होल को, तारा निगलते हुए को, एक ही समय पर अलग अलग तरह की रोशनी, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल में देख सकता है। अच्छा, इससे हमें उस घटना की पूरी और साफ तस्वीर मिलती है। ये तो गेम चेंजर हुआ। इससे भारतीय वैज्ञानिकों को क्या फायदा मिला? बहुत बड़ा फायदा। अब उन्हें किसी विदेशी टेलीस्कोप के डेटा का इंतजार नहीं करना पड़ता। वे ब्रह्मांड की हिंसक घटनाओं, न्यूट्रॉन सितारों और तारों के जन्म का अध्ययन अपने ही टेलीस्कोप से कर पा रहे हैं। इसने भारतीय खगोल विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाया है। विज्ञान से जुड़ी एक और संस्था है सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी, जिसने नमक और आयोडीन की खपत पर एक अध्ययन किया है। हाँ, सीडीसी नई दिल्ली में स्थित एक गैर लाभकारी शोध संगठन है। इसका मुख्य काम है भारत में गैर संचारी रोगों, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर के बढ़ते बोझ को समझना और उसे कम करने के तरीके खोजना। इसे WHO और ICMR जैसी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है। ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी डेटा उपलब्ध कराता है। और आज की हमारी आखिरी चर्चा कला और संस्कृति से जुड़ी है। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर मंदिर, ये अपनी कुछ अनोखी परंपराओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, ये अहमदनगर जिले में है और शनिदेव को समर्पित है। यहाँ की सबसे पहली अनोखी बात तो यही है कि मंदिर में देवता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक 5.5 फीट ऊंची काली चट्टान है, जिसे स्वयंभू माना जाता है, यानी जो अपने आप प्रकट हुई। और शायद इससे भी ज्यादा अनोखी बात यह है कि मंदिर में कोई छत या दीवारें नहीं हैं और गांव के घरों में दरवाजे नहीं होते। बिल्कुल, पूजा खुले आसमान के नीचे होती है और स्थानीय मान्यता इतनी प्रबल है कि गांव के लोग अपने घरों में दरवाजे नहीं लगाते। उनका विश्वास है कि शनिदेव स्वयं उनके घरों की चोरी से रक्षा करते हैं। आज की दुनिया में यह सोचना भी मुश्किल है। हाँ, जहां हम हर तरफ ताले और सुरक्षा की बात करते हैं,
वहां बिना दरवाजों का एक पूरा गांव होना, यह विश्वास और सामाजिक ताने बाने का एक अद्भुत उदाहरण है। यह भारत की लिविंग हेरिटेज का एक शानदार नमूना है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत। एक पानी पर चलने वाली मकड़ी से शुरू करके हमने एक नए महासागर के जन्म, अर्थव्यवस्था के नल को खोलने बंद करने और फिर ब्रह्मांड को एक साथ कई रंगों में देखने तक का सफर तय किया। और इन सभी को जोड़ने वाली कड़ी है समझ। एक छोटी सी मकड़ी हमें पर्यावरण के बारे में सिखाती है, तो एक मंदिर हमें समाज और विश्वास के बारे में। हर खबर के पीछे एक बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा होता है, जिसे समझना जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। हमने अफार क्षेत्र की बात की, जहां लाखों सालों में एक नया महासागर बन रहा है। ये एक विशाल भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो चुपचाप हमारे पैरों के नीचे चल रही है। इन धीमी लेकिन शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतों के बारे में जानना हमारे दिन प्रतिदिन की तेज तर्रार और छोटी-मोटी इंसानी घटनाओं के प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदलता है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही इसके दूसरे भाग के साथ लौटेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।